Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. Yesterday we discussed a new topic, statement of cash flows. This document is prepared to highlight all the sources of cash inflows or outflows. As we discussed, there are three major segments of statement of cash flows. One is cash flows from operating activities, that is sales or purchase of stock. Then cash flows from investing activities, that is sales or purchases of non-current assets. And then cash flows from financing activities, that is issue of shares, getting loan और रीपेमेंट ऑफ लोन्स. उसका हमने फॉर्मेट डिस्कस किया और डिफरेंट कंपोनेंट्स को कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी वैल्यू हम उसको कैसे रीच करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. और एट द एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे हमारी बात हुई थी. ये थ्री सोर्सेज को व्हेन वी कंबाइन तो जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. उसके साथ हम ओपनिंग बैलेंस कंबाइन करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. तो जो एंड वैल्यू आएगी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की दैट विल बी सेम विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जिस ईयर की हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे होंगे. तो ये वर्कशीट्स क्वेश्चंस आपको शेयर कर दिए गए थे. एंड नाउ वी हैव 5 क्वेश्चंस इन दिस वर्कशीट. क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम करेंगे इंशाल्लाह. ये क्वेश्चन जो है, जो हमारा अभी लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम का 25 मार्क्स ईच क्वेश्चन, उस पैटर्न पे है. इससे पहले जो आपको 4 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं ये ओल्ड पैटर्न के हैं जब 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता था. तो क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जो अवेलेबल रिसोर्स है उसमें हमें ज़रूरत है कि वो 40 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें. तो पहले ज़रा इसको ले लिया जाए जो कि हमारा रीसेंट पैटर्न का क्वेश्चन है 25 मार्क्स में. तो जैसा कि आपको बताया गया कि हमें 2 इयर्स की कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन होगी. इस वक्त हमारे सामने हैंक लिमिटेड की 2 इयर्स की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है 2015 एंड 2016. और उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है. रिक्वायरमेंट में बी पार्ट में आप अगर जाएं तो हमें कहा जाता है कि जी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर एच लिमिटेड for the year ended 31st March 2016 in accordance with IAS 7. IAS 7, this standard belongs to statement of cash flows या statement of cash flows जो हम prepare करते हैं that is according to IAS 7. Then different other parts हैं, उनको हम बाद में देखते हैं. तो पहले ज़रा statement of cash flows को हम समझ लें कि जी इसको कैसे prepare करना है. तो as per our pattern या format, the first one heading बनती है that is cash flows from operating activities. और format में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लेते हैं profit before interest and tax. We start from here. इसका जो A part है that is just a definition, a difference between statement of cash flows and cash budget. तो ये जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाएंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स डाटा. मींस अगर हम 2016 की अभी हम बनाने जा रहे हैं तो 2016 के एंड पे इससे प्रीवियस ईयर मतलब जो 2016 ईयर एंड हुआ है उसकी इनकम स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम बेस बनाएंगे एंड देन वी विल प्रिपेयर statement of cash flows. So that is prepared statement of cash flows is for the past year जो गुजर चुका होता है. तो उसके ईयर एंड पे हम बना रहे होते हैं कि जी जो साल कंप्लीट हुआ है, जो ईयर कंप्लीट हुआ है उसमें कहाँ कहाँ से कैश इनफ्लोज हुआ, कहाँ कहाँ पे कैश आउटफ्लो हुआ. सो दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. इसके कंपैरिजन में कैश बजट जो है
दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग ईयर। हम अपने प्रोडिक्शंस, जजमेंट्स, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी बेस पे हम कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज का एक एस्टिमेट करते हैं, एक बजट प्रिपेयर करते हैं कि फॉर द अपकमिंग 6 मंथ्स, अपकमिंग 1 ईयर हमारे कैश इनफ्लोज क्या होंगे, कैश आउटफ्लोज क्या होंगे। सो ये बिल्कुल डिफरेंट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जो कि ईयर कंप्लीट हो चुका होता है, हम उसके लिए बना रहे होते हैं। और कैश बजट ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी हम कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज ही एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये अभी अपकमिंग ईयर में जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज के, उसको लेके हम ये प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये हम इसका आंसर स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मेन चीज़ ये है कि जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमने बनानी कैसे है, एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो इसका डाटा हम गैदर करते हैं। इफ यू कम in additional information number 1, here we are given profit from operations. Profit from operations means profit before interest and tax. Page 11. Profit from operations 30,000 हमें given है for the year ended 31st March 2016. Then during the year non-current assets with a cost of 24,000 and accumulated depreciation of 19,000 were sold for 8,000. तो ये डिस्पोजल का हमें एक सिनेरियो गिवन है जिसको हम वर्कआउट कर सकते हैं कि जो एसेट सेल हुआ उसकी नेट बुक वैल्यू थी 5,000। कैसे? दिस इज कॉस्ट 24,000, उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 19,000, तो नेट बुक वैल्यू 5,000 उसकी नज़र आ रही है हमें, एंड दैट वाज सोल्ड फॉर $8,000। तो 5,000 का एसेट 8,000 का अगर सेल हो गया, सो इस पे 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से हम स्टार्ट करेंगे उसमें हमने लेस करवाना है। लेस क्यों करवाना है, इस पर हमने बात की थी कि इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट होता है वो हमने ऐड किया था इनटू द ग्रॉस प्रॉफिट, दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको लेस करवाएंगे। तो डिस्पोजल अकाउंट आप प्रॉपर भी बना सकते हैं, डेबिट साइड पे आप कॉस्ट लिखें, क्रेडिट साइड पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखें, एंड सोल्ड फॉर 8,000 ये भी डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। द डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस, एंड यू विल सी कि देयर इज अ प्रॉफिट। नंबर 3 में हमें बताया हुआ है द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर वाज $12,000, कि जो इस साल की डेप्रिसिएशन है वो 12,000 है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें कैलकुलेटेड गिवन है, कुछ सिनेरियोज में ऐसा होगा कि हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन नहीं होगी, हमें वो वर्किंग करनी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लें या नॉन करंट एसेट अकाउंट बना लें, किसी भी तरह हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अब ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज हमें गिवन है इसको हमने ऐड बैक करवाना है टू द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब हम फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं तो हमने क्या कहा था कि डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग में हमने ये वाली डेप्रिसिएशन ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस की हुई है। फिर वो कहते हैं जी ऑल नॉन करंट एसेट्स हेल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आर डेप्रिशिएटेड ओवर 25 इयर्स यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। बिल्कुल ठीक है, ये हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई कि हमने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की है। इसके साथ साथ ये जो वैल्यूज हैं 4, 5, 6, यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट पेड 9,000, आपको पता है जो पेड अमाउंट होगी, तो पेड अमाउंट होगी इसने भी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एंड पे जाके इसने लेस होना है।
अब आप वर्डिंग पे गौर कर लें, हियर इज इंटरेस्ट पेड, तो खुद ही हमें एक्सप्लेन कर दिया गया कि जो इंटरेस्ट पेड अमाउंट है वो 9000 है, सो दैट्स वाई इसने भी लेस हो जाना है। अगर हमें पेड अमाउंट ना गिवन हो तो हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, चार्ज फॉर द ईयर, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी इंटरेस्ट पेड। इसका लेजर अकाउंट हमने जो फॉर्मेट की हमने डिस्कशन की उसमें ये लेजर अकाउंट्स पे डिस्कस किए थे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट पेड अमाउंट। अब इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेटेड गिवन है, सो जस्ट हमने इसको लेस करवा देना है। ये जो नंबर 5 है डिविडेंड पे, ये बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रेलेवेंट है, इसको हम उधर ही जाकर डिस्कस करेंगे। द टैक्सेशन चार्ज, इसको समझ लें, वर्डिंग पे आपने गौर करना है, हियर इज टैक्सेशन चार्ज नॉट टैक्सेशन पेड। नंबर 4 में इंटरेस्ट पेड का वर्ड है, यहाँ पे टैक्सेशन चार्ज का वर्ड है, सो बोथ आर डिफरेंट। चार्ज मीन्स कि $20,000 टैक्स एक्सपेंस चार्ज किया गया टू द इनकम स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि इतना पेड भी हो, पेड अमाउंट इज समथिंग डिफरेंट, हम अभी आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हम वो फाइंड आउट करेंगे। बट द टैक्सेशन चार्ज मीन्स कि इनकम स्टेटमेंट में जो टैक्स चार्ज किया गया दैट इज $20,000। तो टैक्स पेड अमाउंट हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, इसकी वर्किंग अभी हम करेंगे। वो ठीक है। ये देखें, जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आते हैं तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में देखें, वी आर गिवन टैक्सेशन, अदर पेएबल्स में लाइबिलिटीज में टैक्सेशन की एक लाइबिलिटी है। 18,000 इज ओपनिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग पेएबल फॉर द टैक्स, it will be on credit side in the tax payable account, और 20,000 is closing payable। तो क्लोजिंग पेएबल आपको पता है लाइबिलिटी अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। और अभी जो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स चार्ज की अमाउंट देखी है 20,000 टैक्स चार्ज, तो जो टैक्स चार्ज अमाउंट है दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड इन टैक्स पेएबल अकाउंट। तो वहां पे हम लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट, द बैलेंसिंग फिगर विल बी पेड अमाउंट जो कि बैंक से पे हुई, और वो आएगी 18,000। इट मीन्स कि ड्यूरिंग द ईयर, जिस ईयर में अभी हम काम कर रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर जो आउटफ्लो हुआ है रिगार्डिंग टैक्स दैट इज $18,000। तो 18,000 जो हम आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज द अमाउंट विच विल बी सब्ट्रैक्टेड अंडर कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 18,000 फॉर द टैक्स। तो ये आउटफ्लो हुआ, दैट्स वाई इसको लेस करेंगे। इसके साथ साथ आपको पता है, अगर आपको फॉर्मेट थोड़ा सा याद हो, तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने डिफरेंट इंक्रीजेस डिक्रीजेस देखने होते हैं, स्पेशली फॉर इन्वेंट्री, फॉर रिसीवेबल्स एंड फॉर ट्रेड पेएबल्स। कैसे? इफ यू सी, वी आर गिवन टू कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये जो 2015 एंड 16 2 इयर्स की कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें गिवन है। तो 2015 के जो इन्वेंट्री होगी दैट इज ओपनिंग, एंड 2016 की जो इन्वेंट्री है दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। एंड इफ यू सी, जो इंक्रीज होगा
इन्वेंट्री में जो इंक्रीज होगा दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड अंडर द हेडिंग ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्रीज इन इन्वेंट्री 26,000 की अमाउंट से लेस हो जाना। इसमें हमने बात की थी कि जी क्यों इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि जब इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हो रही हो इट मीन्स के वी आर नॉट सेलिंग आवर स्टॉक प्रॉपरली। तो जब स्टॉक हमारा अनसोल्ड पड़ा होगा तो ये हमारे इनफ्लोज रिड्यूस हुए हैं, हमारा जो कैश है कंपनी का कैश वो स्टॉक ऑफ होकर रह गया इन शेप ऑफ स्टॉक। तो इनफ्लोज का रिड्यूस करना ये इटसेल्फ एक आउटफ्लो है। सो दैट्स वाई जब हमारी इन्वेंट्री लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जितनी अमाउंट से इन्वेंट्री इंक्रीज होगी वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके फौरन बाद आप रिसीवेबल्स को देखें, यहाँ पे भी एक इंक्रीज है। लास्ट ईयर इट वाज 118,000 एंड करंट ईयर में ये हो गए हैं 132,000। तो रिसीवेबल्स का इंक्रीज करना इस बात का सिंबल है कि वी आर नॉट रिसीविंग कैश फ्रॉम आवर कस्टमर्स प्रॉपरली। तो जब हम अपने कस्टमर से प्रॉपर रिकवरी नहीं कर पाते तो इट मीन्स कि हमारे इनफ्लोज ठीक नहीं हो रहे, और जब इनफ्लोज हमारे प्रॉपर नहीं हो रहे तो ये इटसेल्फ एक आउटफ्लो है कि कंपनी का जो कैश है वो स्टक हो गया है इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर्स रिसीवेबल्स। तो यहाँ पे देखें कितने का इंक्रीज है, ये 14,000 से इंक्रीज है हमारे रिसीवेबल्स। 118,000 एंड 132,000 का आप डिफरेंस ले लें। 14,000 का जो इंक्रीज है अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मेट ये भी हम लेस कर देंगे फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद ट्रेड पेबल्स को देखें। ट्रेड पेबल्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमने क्या कहा था कि इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स को ऐड होना है और डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ने लेस होना है अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट। तो यहाँ पे 7,000 का डिक्रीज है, सो इसने लेस हो जाना है, 7,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो एक चीज आप नोट करें कि अगर मुझे किसी भी सेगमेंट के कंपोनेंट्स याद हैं, जैसा कि हमने कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे कि हाँ जी पहले हम नॉन करंट एसेट्स का ब्रेकअप देखेंगे, उसकी वैल्यूज को प्लस माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड होना है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ने लेस होना है, लॉस ऑन डिस्पोजल ने ऐड होना है। तो ये नॉन करंट एसेट्स की वर्किंग हो गई। फिर वर्किंग थी फॉर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स, ये एक सेगमेंट हो गया। और उसके बाद था इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स पेड। तो अगर फॉर्मेट मेरी फिंगर टिप्स पे होगा तो मुझे क्वेश्चन करने में काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। जो फॉर्मेट के कंपोनेंट्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली मैं वैल्यूज़ को टारगेट कर सकूंगा कि जी कहाँ पे वो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं जो मैंने इस फॉर्मेट में आइडेंटिफाई करके तो पुट करनी है। तो अभी हमने जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिस्कस किया, इसके लिए हम एक नज़र इसके वर्किंग पे लगाते हैं कि ये कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इज 19 दिस वन। सो सबसे पहले प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 30,000 लिया गया, उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड किया गया, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट 3,000 मैंने बताया था कैसे आना है, वो लेस हो गया। इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस हो रही है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स लेस कर रहे हैं, और डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स लेस हो रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट पेड 9,000 ये लेस हो गया, और टैक्स पेड 18,000 लेस हो गया। और यहाँ तक आपने देखा जो नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो 35,000 नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू का आना इस बात का सिंबल है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए हमारे आउटफ्लो ज़्यादा हुए हैं और इनफ्लोज कम हुए हैं, ज़्यादा हमारे आउटफ्लोज हैं रिगार्डिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो
फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझना और उसके बाद गिवन डाटा से उस फॉर्मेट के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करके लिखना, इट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व अ क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? सेल्स आर परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स, सेल्स आर परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो हम नॉन करंट एसेट अकाउंट अगर हम बनाएं, नॉन करंट एसेट अकाउंट हम बनाएं, तो इफ यू सी हमें नेट बुक वैल्यू गिवन है, नेट बुक वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट्स। तो हम नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनाएंगे, नेट बुक वैल्यू अकाउंट फॉर नॉन करंट एसेट्स। ओपनिंग वैल्यू 224,000, this will be on debit side as it's an asset, but keep noted this is a net book value, not cost. और ये closing balance of the non-current assets, ये balance ED will be on the credit side 259,000. ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम लेजर अकाउंट में पुट करेंगे। उसके बाद आप देखें नंबर 2 में जो एसेट सेल हो गया 24,000 कॉस्ट थी और उस पर डेप्रिसिएशन हुई थी 19,000, तो इसकी नेट बुक वैल्यू हम क्रेडिट साइड पे पुट करेंगे। क्यों नेट बुक वैल्यू हम क्यों पुट करेंगे? क्योंकि जो हम इस वक्त नॉन करंट एसेट का अकाउंट बना रहे हैं दैट इज ऑन नेट बुक वैल्यू, नॉट ऑन कॉस्ट। और जब हम नॉन करंट एसेट अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे बना रहे होते हैं तो हम लोग अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते। तो ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, और जो एसेट सेल हो गया उसकी नेट बुक वैल्यू देखें 24,000 में से 19,000 माइनस करें 5,000, तो सोल्ड एसेट की नेट बुक वैल्यू दैट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। और जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है 12,000, ये भी नॉन करंट एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी, क्योंकि हमने सीखा था कि जब हम नेट बुक वैल्यू पे नॉन करंट एसेट अकाउंट बनाते हैं तो फिर जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो नॉन करंट एसेट अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट साइड पे हम लिख रहे होते हैं। क्योंकि जब हम कॉस्ट पे नॉन करंट एसेट अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए फिर सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है टू रिकॉर्ड एनुअल डेप्रिसिएशन। लेकिन जब हम नेट बुक वैल्यू पे नॉन करंट एसेट अकाउंट बनाते हैं, पहली बात कि सेपरेटली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनता, और जो एनुअल डेप्रिसिएशन होती है वो फिर नॉन करंट एसेट अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट साइड पे हम पुट कर रहे होते हैं। तो इतनी वैल्यूज पुट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी परचेज्ड नॉन करंट एसेट एंड दैट विल बी एन आउटफ्लो। जितनी भी बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी एन आउटफ्लो। तो उसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग में के अंदर लेस हो जाना है। इसके बाद नंबर 2 में आए तो जो हमारा एसेट सेल हुआ था दैट वाज सोल्ड फॉर 8,000। तो ये जो सोल्ड फॉर की अमाउंट है दैट इज अ बेसिकली कैश इनफ्लो। तो 8,000 ऐड हो जाना है एंड वी विल से दिस इज सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, 8,000 विल बी एडेड। तो इसके लिए जरा फॉर्मेट में चलते हैं, इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया। ये देखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये जो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स हैं 8,000 ऐड हुए और परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स 52,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड। अगेन 44,000 एक नेगेटिव फिगर आ रही है। द फाइनल अमाउंट, द फाइनली नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका भी क्या मीनिंग है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आउटफ्लोज ज्यादा हुए हैं और वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे आ जाएं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को समझने के लिए सबसे पहले आप इशू ऑफ शेयर्स को देख लें। इशू ऑफ शेयर्स कैसे समझ आएगी? आप देखें तो लास्ट ईयर शेयर कैपिटल वाज 180,000 एंड करंट ईयर इट इज 210,000। तो शेयर कैपिटल का इंक्रीज करना इस बात का सिंबल है कि ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज अ शेयर इशू। अगर तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है वेल एंड गुड, ना भी बताया हुआ हो तो हमने दोनों बैलेंसेस को, दोनों वैल्यूज को कंपैरिजन करके समझ लेना है कि इज देयर एनी शेयर इशू और नॉट। तो एक तो शेयर कैपिटल का इंक्रीज और साथ ही शेयर प्रीमियम का इंक्रीज। लास्ट ईयर शेयर प्रीमियम की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अभी 2016 में शेयर प्रीमियम की एक अमाउंट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मीनिंग क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर जो शेयर्स इशू किए गए वो
पार वैल्यू से ज़्यादा पे इशू किए गए, दैट्स वाई एक शेयर प्रीमियम इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे कैश इनफ्लोज फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, या जस्ट इशू ऑफ शेयर्स लिखते हैं तो 180 और 210 का डिफरेंस 30,000 प्लस 15,000, 45,000 का एक इनफ्लो है फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। दोबारा समझे, 180,000 और 210 का डिफरेंस है 30,000। शेयर कैपिटल का इंक्रीज जो 30,000 है ये भी फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स है, और जो शेयर प्रीमियम का इंक्रीज है ऑब्वियसली दिस इज अगेन बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर से जो कैश इनफ्लो हुआ है 45,000 का, दैट विल बी एडेड अंडर द हेडिंग ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आप बैंक लोन में आ जाएं। बैंक लोन में देखें तो लास्ट ईयर द बैंक लोन वाज 20,000, नाउ इट इज 42,000। 22,000 का एक बैंक लोन इंक्रीज आपको नजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमने फर्दर लोन लिया है फ्रॉम द बैंक, और जो हम लोन लेते हैं दैट इज अ कैश इनफ्लो। तो 22,000 का एक इनफ्लो ऐड होगा, और हम उसकी डिटेल्स में लिखेंगे द लोन रिसीव फ्रॉम द बैंक या लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, ठीक है, 22,000। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाएं तो नंबर 5 में डिविडेंड पेड था, इट्स एन आउटफ्लो, 25,000 का एक आउटफ्लो लेस हो जाएगा। जो डिविडेंड प्रपोज्ड होता है, क्योंकि ये अभी पेड नहीं हुआ होता, दिस इज जस्ट अ प्रपोजल, क्योंकि ये अभी आउटफ्लो नहीं हुआ, सो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई कंसर्न नहीं है। ये देखें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप देखें तो इशू ऑफ शेयर से 45,000 का एक इनफ्लो है, ऐड हो गया। डिविडेंड पेड 25,000 ये आउटफ्लो है, लेस हो गया। इंक्रीज इन लोन 22,000 का एक इनफ्लो ऐड हो रहा है। तो 42,000 फाइनल अमाउंट आ गई फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 35,000 नेगेटिव, 44,000 नेगेटिव और 42,000 पॉजिटिव, तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो 37,000 का एक नेट डिक्रीज हमें नजर आ रहा है। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 37,000 एक नेगेटिव फिगर है। ओपनिंग मींस 2015 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की अमाउंट ली जाएगी 14,000। ये एक डिपॉजिट था, लास्ट ईयर इट वाज अ बैंक डिपॉजिट 14,000। लेकिन अभी जो एंड अमाउंट आएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड ऑफ द ईयर 23,000 ओवरड्राफ्ट है। और मैंने क्या कहा था कि ये जो एंड अमाउंट आएगी दैट विल बी सेम विद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों को कंबाइन करके हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। तो ये जो 23,000 ओवरड्राफ्ट आ रहा है, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें तो ये देखें क्लोजिंग डेट पे एक बैंक ओवरड्राफ्ट है 23,000। ये 23,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट अभी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की एंड फिगर है कि हमने थ्रू आउट द ईयर आइडेंटिफाई किया कि ये जो इस वक्त आउटफ्लो, ये जो इस वक्त ओवरड्राफ्ट है 23,000 का, ये कैसे बना। तो पूरे साल में कहाँ कहाँ से कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज हुए, उनको सम अप करते हुए जो ओवरड्राफ्ट इस वक्त नजर आ रहा है 23,000, उसकी हमने ब्रेकअप समझा कि कैसे ये इस वक्त ओवरड्राफ्ट की वैल्यू पे पहुंचे हुए हैं। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसके बाकी पार्ट्स आप करेंगे, जो नहीं समझ आएंगे वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।